बात नहीं है, लेकिन हाँ, ना करवाने के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, ना करवाने के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो वो साइड इफेक्ट्स आपको एक बार देख करके जाने। खैर हालांकि ये भी आगे इससे रिलेटेड हो सकता है, आपको क्वेश्चन मिले, तो एक बार देख लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म। हेलो मेरे प्यारे सीएस स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू डीसी लाइन एंड वेलकम टू लक्ष्य सीरीज। तो बेटा हम लोगों की तैयारी, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छी चल रही है। मैंने आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी बनाया कि आप लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी है। तो बेटा इस समय है मेहनत करने का, यह समय डिसाइड करेगा कि आपका रिजल्ट कैसा आने वाला है। तो इस समय कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। तो हम लोगों ने जितने भी चैप्टर्स को कंप्लीट किया है, तो उतना मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको सक्सेसफुली और अच्छे से अटेम्प्ट भी किया होगा और अच्छे से उसको रिवाइज भी किया होगा। अब बस केवल अपने 2 चैप्टर्स बचते हैं, 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर बचते हैं और एक छोटा सा चैप्टर बचता है। तो फटाफट से हम लोग उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फटाफट से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप एंड एलएलपी। तो आपका जो नया चैप्टर है उसमें पार्टनरशिप और एलएलपी दोनों ही बहुत आसान है। दोनों को बहुत डिटेल में नहीं दिया गया है, छोटे छोटे से पार्ट दिए गए, तो इससे बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, इससे आपको आसान क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं। तो फटाफट से एक बार चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप एंड एलएलपी। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पार्टनरशिप इज डिफाइंड अंडर सेक्शन। तो बेटा पार्टनरशिप को किसमें डिफाइन किया गया है, पार्टनरशिप को किसमें डिफाइन किया गया है? सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है और सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पार्टनरशिप एक्ट की, इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 4। सेक्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन विल बी सी। आगे देखते हैं। द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज, पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट क्या है? ट्रू टेस्ट कह लो या कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप कह लो। पार्टनरशिप के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? एग्रीमेंट होना चाहिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, ये सारी चीजें, मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए। तो ये सारी चीजें तो हैं ही, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिससे हम फाइनली ये पता लगाते हैं कि वाकई में इस एसोसिएशन को पार्टनरशिप बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा, वो है हर एक पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल होता है, हर एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट भी होता है। यानी कि इसका जो ट्रू टेस्ट है वो होता है बेटा म्यूचुअल एजेंसी। तो ऑप्शंस देखते हैं, एग्रीमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग, बिजनेस। भाई ये सारी चीजें तो आई, एग्रीमेंट भी है, प्रॉफिट शेयरिंग भी है, बिजनेस भी है, लेकिन जो ट्रू टेस्ट की बात आती है तो ट्रू टेस्ट होता है बेटा म्यूचुअल एजेंसी। तो ऑप्शन विल बी डी, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स रिक्वायर्ड। तो कितने लोग चाहिए होते हैं पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करने के लिए? तो बेटा कम से कम 2, कम से कम 2 लोग होने जरूरी है पार्टनरशिप की एसोसिएशन के लिए। तो ऑप्शन विल बी बी। आगे देखते हैं। पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम। तो बेटा पार्टनरशिप कैसे अराइज होती है? स्टेटस से होती है, अग्रीमेंट से होती है, सक्सेशन से होती है या इनहेरिटेंस से होती है? तो पार्टनरशिप हमेशा, पार्टनरशिप एक रिलेशन है, ऐसा रिलेशन जो एक अग्रीमेंट से डिफाइन किया जाता है, एग्रीमेंट से बनता है। कोई भी पार्टनर अगर फर्म को ज्वाइन करता है तो उसका एग्रीमेंट में एंटर होना जरूरी है। तो बेटा पार्टनरशिप यहां पर अराइज होगी अग्रीमेंट से, स्टेटस, सक्सेशन या इनहेरिटेंस से नहीं होती है। तो ऑप्शन विल बी बी। आगे देखते हैं। अ फर्म इज सेपरेट लीगल एंटिटी, बॉडी कॉर्पोरेट, कलेक्टिव नेम ऑफ पार्टनर्स, आर्टिफिशियल पर्सन। मुझे पूरी उम्मीद है सब लोगों को पता होगा। सेपरेट लीगल एंटिटी ये जो फीचर है ये बिल्कुल एलएलपी में भी होता है, कंपनी में भी होता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में नहीं होता है। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में पार्टनरशिप को इंक्लूड नहीं किया जाता है और आर्टिफिशियल पर्सन पार्टनरशिप होती नहीं है। तो पार्टनरशिप फर्म बेसिकली होती क्या है? पार्टनरशिप फर्म होती है कलेक्टिव नेम ऑफ पार्टनर्स, कलेक्टिव नेम ऑफ पार्टनर्स। जब सारे पार्टनर्स को एक साथ बुलाना होता है तो फिर फर्म का नाम लिया जाता है। तो इस वजह से इसको बोलते हैं कलेक्टिव नेम ऑफ पार्टनर्स। तो यहां पर होगा ऑप्शन विल बी सी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शेयरिंग ऑफ ग्रॉस रिटर्न ऑलवेज पार्टनरशिप। क्या शेयरिंग ऑफ ग्रॉस रिटर्न यानी जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, या आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए प्रॉफिट शेयरिंग। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग होगी फर्म में तो क्या हमेशा पार्टनरशिप होगी? नेवर पार्टनरशिप होगी।
नॉट कंक्लूसिव प्रूफ होगा या इलीगल होगा। तो यहां पर स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होता है वो जरूरी है, वो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप में आता है, लेकिन फाइनल टेस्ट में नहीं आता है, ट्रू टेस्ट में नहीं आता है, कंक्लूसिव एविडेंस में नहीं आता है। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो बेस्ट आंसर होगा सी, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नॉट कंक्लूसिव प्रूफ। क्यों? क्योंकि कंक्लूसिव प्रूफ होता है म्यूचुअल एजेंसी, है ना, इस वजह से। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। ये भी बहुत आसान है, सबको पता होगा। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स क्या होती है? पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसे होती है? लिमिटेड होती है, ज्वाइंट ओनली होती है, ज्वाइंट एंड सेवरल होती है, नन होती है। तो बेटा हर एक पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी होता है, हर एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट भी होता है, और सब लोग मिल करके प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी करते हैं। तो इस वजह से वो लोग इंडिविजुअली भी लायबल होते हैं और ज्वाइंटली भी लायबल होते हैं। तो यहां पर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन विल बी सी, ज्वाइंट एंड सेवरल, ज्वाइंट एंड सेवरल। आगे, माइनर कैन, तो माइनर कैन बी फुल पार्टनर, क्या माइनर पूरा पार्टनर बन सकता है? माइनर कैन बी एडमिटेड टू बेनिफिट्स, क्या एडमिटेड टू बेनिफिट्स केवल बेनिफिट्स को एडमिट कर सकता है? बी डेजिग्नेटेड पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर तो होता ही नहीं है खैर पार्टनरशिप फॉर्म में। क्यों पार्टनर, क्या पार्टनर्स के ऊपर सूट फाइल कर सकता है? तो बेटा माइनर कभी भी फॉर्म में पार्टनर नहीं बन सकता, माइनर केवल और केवल फॉर्म में बेनिफिशियरी हो सकता है, लेकिन उसको पार्टनर नहीं बोला जाएगा, राइट। तो यहां पर बेस्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन विल बी बी, बी एडमिटेड टू बेनिफिट्स, तो केवल और केवल बेनिफिट्स को एडमिट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन डीलिंग विद माइनर। तो देखिए थोड़े बहुत सेक्शंस हैं जो आपको आने चाहिए इसमें, है ना, जो आपको इसमें आने चाहिए। तो यहां पर माइनर के साथ में कौन सा सेक्शन डील करता है? माइनर के साथ में कौन सा सेक्शन डील करता है? सेक्शन 25, सेक्शन 28, सेक्शन 30, सेक्शन 44। तो बेटा सेक्शन 30, सेक्शन 30 विल बी द करेक्ट आंसर। तो जो सेक्शन 30 है वो डील करता है माइनर के साथ में, तो ऑप्शन विल बी सी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। तो भाई फर्म का रजिस्ट्रेशन होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। कौन कहता है फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं होता? फर्म का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल होता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना कभी भी कंपलसरी नहीं होता है। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना हमेशा ऑप्शनल होता है। आप चाहो तो करवाओ, चाहो तो ना करवाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, ना करवाने के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, ना करवाने के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो वो साइड इफेक्ट्स आपको एक बार देख करके जाने, खैर हालांकि भी आगे इससे रिलेटेड हो सकता है आपको क्वेश्चन मिले, तो एक बार देख लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज कंपलसरी, ऑप्शनल, इलीगल, मैंडेटरी? ऑप्शन विल बी बी, ऑप्शनल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, अनरजिस्टर्ड फर्म। देखो आ गया, मैंने कहा था। तो अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट, तो अब भाई फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना तो ऑप्शनल है ना, लेकिन अनरजिस्टर्ड फर्म के कुछ साइड इफेक्ट है। क्या क्या है? तो अनरजिस्टर्ड फर्म क्या नहीं कर सकती है? स्यू थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकती है, फर्म को डिसॉल्व नहीं कर सकती है, बुक्स को मेंटेन नहीं कर सकती है, या पार्टनर्स को एडमिट नहीं कर सकती। नहीं बेटा, फर्म डिसॉल्व भी हो सकती है, अपनी बुक्स को भी मेंटेन कर सकती है, और भले ही अनरजिस्टर्ड फर्म हो लेकिन पार्टनर्स को भी एडमिट उसमें किया जा सकता है। तो यहां पर एक सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट होता है अनरजिस्टर्ड फर्म का, वो थर्ड पार्टी के ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकती। जैसे फर्म ने किसी को गुड सप्लाइड किया ऑन क्रेडिट, अब वो पेमेंट नहीं कर रहा है, तो फर्म उसके ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकती। तो यहां पर ऑप्शन विल बी ए, टू द थर्ड पार्टी। आगे देखते हैं, अथॉरिटी ऑफ पार्टनर एज एजेंट मेंशन इन। तो बेटा जो पार्टनर्स की अथॉरिटी है, ठीक है, एज एजेंट, तो वो कहां पर मेंशन है? वो कौन से सेक्शन में मेंशन है? सेक्शन 18, सेक्शन 25, सेक्शन 30 या सेक्शन 69? तो बेटा सेक्शन 18, सेक्शन 18 है जो पार्टनर्स की अथॉरिटी के बारे में बताता है एज एजेंट, है ना। सेक्शन 30, जितने सेक्शंस मैंने यहां पर दिए तो उतने इंपॉर्टेंट है, उतने सेक्शंस आपको करके जाने। कभी कभी पार्टनरशिप में सेक्शंस पूछ लेता है, तो जितने सेक्शंस मैं यहां पर करवा रहा हूं उतने सेक्शंस आप एक बार देख लेना, डन है। आगे देखो, नेक्स्ट आता है इंप्लाइड अथॉरिटी डज नॉट इंक्लूड। तो बेटा जो इंप्लाइड अथॉरिटी है ना,
जो पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर्स की अथॉरिटी दी हुई है तो उसको बोला जाता है इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो इम्प्लाइड अथॉरिटी में कुछ चीजों को इंक्लूड किया गया है, कुछ चीजों को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो यहां पर बताना है कि कौन कौन सी चीजों को, कौन कौन सी अथॉरिटीज को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इम्प्लाइड अथॉरिटी डज नॉट इंक्लूड सेलिंग गुड्स, रिसीविंग पेमेंट, ट्रांसफरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, बाइंग गुड्स। देखो ये तो बिजनेस के काम है, ये तो बिजनेस के काम है ना। तो ये तो हमेशा इंक्लूड रहेंगे ही रहेंगे, ये तो अथॉरिटी में इंक्लूड रहेंगे ही रहेंगे कि भाई वो फर्म के गुड्स को बेच भी सकता है, पेमेंट भी रिसीव कर सकता है, गुड्स को खरीद भी सकता है। लेकिन सॉरी, जो इम्प्लाइड अथॉरिटी है, इम्प्लाइड अथॉरिटी में क्या अथॉरिटी इंक्लूड नहीं होती है? ट्रांसफरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि बेटा कभी कोई भी पार्टनर इमूवेबल प्रॉपर्टी को अपने नाम से ट्रांसफर नहीं कर सकता है ना। तो ये अथॉरिटी किसी पार्टनर, किसी एक पार्टनर की नहीं होती। तो इंप्लाइड अथॉरिटी में इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ट्रांसफरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन विल बी सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, आउटगोइंग पार्टनर लायबल टिल। तो बेटा आउटगोइंग जो पार्टनर होता है तो वो कब तक लायबल होगा? भाई आउटगोइंग पार्टनर को पब्लिक नोटिस देना जरूरी है, पब्लिक नोटिस देना जरूरी है, तभी तो लोगों को पता चलेगा कि भाई ये पार्टनर रिटायर हो रहा है, ठीक है। और अगर जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है तब तक उसकी लायबिलिटी बनी रहती है, ठीक है। तो भले ही वो रिटायर हो गया है लेकिन अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है तो उसके रिटायरमेंट के बाद के किए गए कामों के लिए भी जो आउटगोइंग पार्टनर है वो लायबल होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, डेथ, रिटायरमेंट, पब्लिक नोटिस, डिसोल्यूशन। तो बेटा ऑप्शन विल बी पब्लिक नोटिस, पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। इनकमिंग पार्टनर लायबल फॉर पास्ट डेट्स। तो क्या इनकमिंग पार्टनर जो है वो पास्ट डेट्स के लिए लायबल होता है? तो देखो वैसे जो नॉर्मल प्रोविजन है, कई बार मैंने आपको बताया कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमेशा नॉर्मल प्रोविजन पे फोकस करना चाहिए, जो मेन प्रोविजन है ना उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। एक्सेप्शन तो सारे के सारे केसेस में होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों जो इनकमिंग पार्टनर है क्या पास्ट डेट्स के लिए लायबल होगा, तो आंसर विल बी नो। हालांकि होते हैं, कुछ केसेस में होते हैं, जैसे मैंने एक आपको बताया था नोवेशन, वहां पर एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जो पुराने पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में, प्लस जो न्यू पार्टनर है वो, और प्लस जो फर्म के क्रेडिटर्स हैं वो। अगर ये तीनों लोग चाहें तो इनकमिंग पार्टनर को भी पुराने डेट्स के लिए लायबल करा सकते हैं, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है। हम क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमेशा प्रोविजन को फॉलो करते हैं। तो मेन प्रोविजन यही है कि भाई इनकमिंग पार्टनर जो है वो पास्ट डेट्स के लिए लायबल नहीं होता है। तो यहां पर बेस्ट ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन विल बी बी, यानी कि नो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल डिफाइंड अंडर, तो पार्टनरशिप विल को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? पार्टनरशिप सेक्शन को, पार्टनरशिप डीड को, पार्टनरशिप एट विल को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 30, सेक्शन 44। तो एक बार फटाफट से बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए इसका, क्या ऑप्शन होना चाहिए? पार्टनरशिप एट विल। तो सबसे पहले तो ये देखिए पार्टनरशिप एट विल होती क्या है? पार्टनरशिप एट विल क्या होती है? पार्टनरशिप एट विल में कोई भी ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता है, कोई भी ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता है, ठीक। पार्टनरशिप एट विल में कोई भी पार्टनर बाकी के पार्टनर्स को नोटिस दे करके फर्म को डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप एट विल टाइप ऑफ पार्टनरशिप में डिफाइन है, जो कि है सेक्शन, जो कि है सेक्शन, है ना। ऑप्शन विल बी ए। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब वो पार्टनरशिप जो किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई हो, वो पार्टनरशिप जो किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई हो उसको बोला जाता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जैसे ही वो प्रोजेक्ट ओवर होगा वैसे ही वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो देखिए स्पेसिफिक वेंचर, लाइफ टाइम, कंपनी, माइनर। तो जैसा कि मैंने बताया किसी एक स्पेशल पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई जाती है तो उसको बोलेंगे स्पेसिफिक वेंचर। तो ऑप्शन विल बी ए। आगे देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट, डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट।
ये जो टाइप ऑफ पार्टनर हम लोगों ने पढ़े थे, तो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और पार्टनर बाय स्टॉपेल, तो ये किस पे बेस्ड है? फ्रॉड, स्टॉपेल, एजेंसी या टॉर्ट? सबको पता है, ऑप्शन विल बी बी, स्टॉपेल बाय कंडक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 19 बताता है सेक्शन 25 डील्स विथ, तो सेक्शन 25 बेटा किसको डील करता है? फटाफट से बताओ, सेक्शन 25 किसको डील करता है? रजिस्ट्रेशन को डील करता है, रजिस्ट्रेशन को डील करता है, लाइबिलिटी को डील करता है, माइनर को डील करता है, या डिसोल्यूशन को डील करता है? एक बार फटाफट से बताओ क्या होना चाहिए? रजिस्ट्रेशन को डील करता है सेक्शन 25, लाइबिलिटी को डील करता है, माइनर को डील करता है, या डिसोल्यूशन को डील करता है? तो बेटा जो सेक्शन 25 है वो बताता है पार्टनर्स की लाइबिलिटी के बारे में, वो बताता है आपको पार्टनर्स की लाइबिलिटी के बारे में, तो ऑप्शन विल बी। आगे देखते हैं, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट कवर्ड अंडर, तो डिसोल्यूशन बाय कोर्ट का सेक्शन कौन सा है? डिसोल्यूशन ऑफ कोर्ट, इसका सेक्शन कौन सा है? कौन सा सेक्शन कवर करता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट के? पार्टनरशिप फॉर्म कोर्ट के थ्रू भी डिसॉल्व हो सकती है, सेक्शन 40, सेक्शन 41, सेक्शन 43, सेक्शन 44। तो सबसे पहले तो जो डिसोल्यूशन वाला पोर्शन है ना, उसमें डिसोल्यूशन बाय कोर्ट जरूर देख करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो बेटा इसका सेक्शन है सेक्शन 44, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन विल बी डी, सेक्शन 44। सेक्शन 44 बताता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट के बारे में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, एलएलपी गवर्न बाय, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, कोई भी बता देगा। एलएलपी गवर्न बाय, कंपनीज एक्ट गवर्न करता है, पार्टनरशिप एक्ट गवर्न करता है, एलएलपी एक्ट गवर्न करता है, या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गवर्न करता है? तो बेटा एलएलपी हमेशा एलएलपी एक्ट को फॉलो करेगी। एलएलपी के लिए एक स्पेशल एक्ट बना हुआ है, एलएलपी एक्ट, द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, तो ऑप्शन विल बी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, एलएलपी इज, अब एलएलपी को आप क्या बोलोगे? एलएलपी को आप फर्म बोलोगे, बॉडी कॉर्पोरेट बोलोगे, एचयूएफ बोलोगे, या सोसाइटी बोलोगे? तो जो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन है वो एलएलपी एक्ट में दी गई है ना, तो वहां पर बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में एलएलपी को इंक्लूड किया गया है। तो एलएलपी बेटा एक बॉडी कॉर्पोरेट है, एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। नेक्स्ट, मिनिमम पार्टनर्स इन एलएलपी, तो बेटा एलएलपी में मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए? बहुत आसान है, सबको पता होगा, एलएलपी में कम से कम 2 पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑप्शन विल बी 2। आगे देखते हैं, एटलीस्ट वन डेजिग्नेटेड पार्टनर मस्ट बी, अच्छा, तो एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर का होना भी जरूरी है ना? कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं, जिसमें से कम एक डेजिग्नेटेड पार्टनर माइनर होना चाहिए, रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, फॉरेनर होना चाहिए, या नॉमिनी होना चाहिए? तो बेटा रेजिडेंट इन इंडिया, कम से कम एक डेजिग्नेटेड पार्टनर रेजिडेंट इन इंडिया होना जरूरी है, तो ऑप्शन विल बी बी। आगे देखते हैं, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इन एलएलपी, तो एलएलपी में पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड टू कंट्रीब्यूशन, क्रिमिनल ओनली, या ज्वाइंट? तो एलएलपी में पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो केवल और केवल उनके कंट्रीब्यूशन तक की लिमिट होती है, जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है केवल उतनी ही लाइबिलिटी होगी। इसी वजह से बोला जाता है कि यहाँ पर पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, उनकी पर्सनल एसेट्स, पर्सनल प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें लाइबल नहीं होंगी, जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है केवल और केवल उतने की ही लाइबिलिटी अराइज होगी, तो ऑप्शन विल बी बी। आगे देखते हैं, LLP has no legal entity, separate legal entity, no succession, unlimited life। तो बेटा LLP में भी वही फीचर्स होते हैं जो कंपनी में होते हैं। LLP इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी एंड LLP, परपेचुअल सक्सेशन, आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉमन सील, ये सारे के सारे फीचर जो कंपनी के हैं वो सारे के सारे फीचर LLP के भी हैं। तो LLP हैज सेपरेट लीगल एंटिटी, ऑप्शन विल बी। नेक्स्ट देखते हैं,
फ्रॉड अंडर एलएलपी लीड्स टू, तो बेटा अगर एलएलपी में फ्रॉड हुआ तो फिर क्या होगा, तो एलएलपी कोई भी पर्सन क्यों फॉर्म करता है, क्योंकि एलएलपी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी प्लस पार्टनरशिप। यहां पर आप पार्टनरशिप को भी एंजॉय करते हो, कंपनी को भी एंजॉय करते हो। यहां पर सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है वो पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, जबकि एलएलपी में लायबिलिटी जो होती है वो हमेशा लिमिटेड होती है। तो अगर एलएलपी में कुछ भी फ्रॉड हुआ तो फिर उस केस में पार्टनर्स की लायबिलिटी को अनलिमिटेड कर दिया जाता है, वो जो बेनिफिट आपको मिल रहा है वो बेनिफिट को वापस ले लिया जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन विल बी सी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। आगे देखते हैं, एलएलपी एग्रीमेंट गवर्न बाय, तो बेटा एलएलपी एग्रीमेंट जो है वो गवर्न होता है कंपनीज एक्ट से। फर्स्ट शेड्यूल, इफ नो एग्रीमेंट, कोर्ट और कॉन्ट्रैक्ट ओनली। तो बेटा यहाँ पर जो एलएलपी एग्रीमेंट होगा वो गवर्न होगा फर्स्ट शेड्यूल। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट हुआ है, अगर पार्टनर्स ने अपने हिसाब से एलएलपी एग्रीमेंट बनाना है तो बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं बनाया तो फिर उस केस में जो फर्स्ट शेड्यूल में जो एग्रीमेंट दिया हुआ है, जो राइट्स ड्यूटीज, जो म्यूचुअल राइट्स एंड म्यूचुअल ड्यूटीज वगैरह दी गई हैं, वो सारी की सारी एलएलपी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाती है। फिर जो फर्स्ट शेड्यूल में एलएलपी एग्रीमेंट दिया हुआ है फिर उसी को ही फॉलो करना पड़ता है। तो अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो जो एलएलपी है वो हमेशा फर्स्ट शेड्यूल को फॉलो करेगी। तो ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट देखते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशूड बाय, तो बेटा जो एलएलपी में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो कौन इशू करता है, कोर्ट इशू करती है, एमसीए इशू करती है, आरओसी या ट्रिब्यूनल, सबको पता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का मतलब आरओसी। ऑप्शन विल बी सी। एलएलपी मस्ट फाइल, तो एलएलपी को बेटा फाइल करना पड़ता है एनुअल रिटर्न, प्रोस्पेक्टस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि एमओए, एजीएम नोटिस। तो बेटा एलएलपी को हमेशा फाइल करना पड़ता है एनुअल रिटर्न, वो भी टाइमली, है ना। तो एलएलपी एनुअल रिटर्न फाइल करेगी। आगे देखते हैं, पार्टनर्स इन एलएलपी इज एजेंट ऑफ, तो जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में हर एक पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी होता है, हर एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट भी होता है। लेकिन एलएलपी में क्या होता है, एलएलपी में कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, एलएलपी में हर एक पार्टनर डायरेक्ट एलएलपी का एजेंट होता है। एक दूसरे वाला जो प्रिंसिपल और एजेंसी वाला रिलेशन है ना, जो म्यूचुअल एजेंसी का जो हम लोगों ने पार्टनरशिप फॉर्म में पढ़ा था, वो इसमें नहीं है। इसमें हर एक पार्टनर एलएलपी का एजेंट माना जाएगा, एक दूसरे का एजेंट नहीं माना जाएगा। तो पार्टनर इन एलएलपी इज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, कंपनी, एलएलपी, गवर्नमेंट। ऑप्शन विल बी सी, यानी कि एलएलपी। आगे देखते हैं, एलएलपी कैन बी वाउंड अप बाय, तो एलएलपी कैसे वाउंड अप होगी, कोर्ट, ट्रिब्यूनल, पुलिस, एमसीए डायरेक्टली। तो एलएलपी को बेटा वाउंड अप किया जा सकता है ट्रिब्यूनल के, एनसीएलटी। आगे देखते हैं, कन्वर्जन इनटू एलएलपी अलाउड फॉर, तो कौन कौन सी एसोसिएशंस हैं जो एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती हैं, देखते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म, प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो भाई पार्टनरशिप फॉर्म भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी हो सकती है। तो इसका मतलब ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ द अबव। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, एलएलपी हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, नहीं। परपेचुअल सक्सेशन, नो सक्सेशन, स्टेटस बेस्ड क्रिएशन, नहीं बेटा एलएलपी में परपेचुअल सक्सेशन भी होता है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ऑप्शन विल बी परपेचुअल सक्सेशन। आगे देखते हैं, ऑडिट मैंडेटरी, अच्छा ठीक है। तो एलएलपी में ऑडिट कब मैंडेटरी होता है, अगर टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा का है या कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा का है, तो वहां पर हर साल स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना कंपलसरी होता है एलएलपी के लिए। तो यहां पर ऑप्शंस देखते हैं, टर्नओवर एक्सीड्स लिमिट, ऑलवेज, नेवर, ऑप्शनल। तो बेटा कोई लिमिट नहीं दी गई है, लेकिन यहां पर ऑप्शन होगा ए, जब लिमिट से एक्सीड टर्नओवर हो जाए। ऑप्शन विल बी ए, लेकिन लिमिट आपको याद रखनी है, ठीक है। 40 लाख या 25 लाख, 25 लाख कॉन्ट्रीब्यूशन और 40 लाख टर्नओवर। आगे देखते हैं 36,
पार्टनरशिप इज गवर्न इन इंडिया, तो बेटा इंडिया में जो पार्टनरशिप है उसको गवर्न कौन करता है? कंपनीज एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट या एलएलपी एक्ट? ऑब्वियसली ऑप्शन विल बी सी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आगे देखते हैं। According to Section 4 of the Indian Partnership Act 1932, partnership is the relation between persons who have agreed to share profit only, losses only, profit of a business या कैपिटल। तो जो सेक्शन 4 है आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, वो बताता है पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन द पार्टनर्स, जो लोग प्रॉफिट को शेयर करते हैं। तो कौन से प्रॉफिट को शेयर करते हैं? केवल प्रॉफिट को, केवल लॉसेस को, प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस या कैपिटल को। तो बेटा जो सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग दिया गया उसमें, हाँ ऐसे इसमें कंफ्यूजन कहां पर हो सकता है? इसमें दो जगह पर कंफ्यूजन हो सकता है, या तो प्रॉफिट ओनली में और प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस में। तो देखो एक चीज समझना, ये हम लोगों ने टाइप ऑफ पार्टनर्स में पढ़ा था, उसमें एक पार्टनर होता है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। हो सकता है कि कोई पार्टनर इस कंडीशन पर आया कि केवल और केवल प्रॉफिट में शेयर करेगा, लॉस में शेयर नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 पूछा जा रहा है कि जो पार्टनरशिप है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर, वो लोग अग्री हुए हैं किस चीज को लेकर के अग्री हुए हैं? शेयर को करने के लिए अग्री हुए हैं। किस चीज को शेयर करने के लिए अग्री हुए हैं? प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। ऑप्शन विल बी सी, प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। तो बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा उसको वो लोग शेयर करने के लिए अग्री हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप मस्ट बी कैरीड ऑन बाय, तो जो पार्टनरशिप का बिजनेस है उसको कौन कंटिन्यू करेगा, कौन करेगा? ऑल पार्टनर्स ज्वाइंटली, एनी वन पार्टनर, ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर। बिल्कुल, ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये क्या, ये लाइन डिफाइन करती है अपने आप में म्यूचुअल एजेंसी को। ये लाइन अपने आप में डिफाइन करती है म्यूचुअल एजेंसी को, सारे के सारे पार्टनर्स करेंगे, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उसमें से कोई एक करेगा जो सबके बिहाफ पर करेगा, वही म्यूचुअल एजेंसी वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन विल बी सी। आगे देखते हैं। द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली कॉल्ड, तो भाई जो लोग पार्टनरशिप में एंटर करते हैं तो इंडिविजुअली उनको क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली सबको पता है, पार्टनर्स। ऑप्शन विल बी बी, इंडिविजुअली बोलते हैं पार्टनर्स, और कलेक्टिव नेम इज पार्टनरशिप फॉर्म। आगे देखते हैं। द नेम अंडर विच बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप इज कैरीड ऑन इज कॉल्ड, ये भी बहुत आसान है। ब्रांड नेम बोलेंगे, ट्रेड नेम बोलेंगे, फर्म नेम बोलेंगे, या कंपनी नेम बोलेंगे? ऑब्वियसली फर्म नेम। भाई जिस छत के नीचे आप काम कर रहे हो, ठीक है, जिसके नीचे आपका बिजनेस चल रहा है, ठीक है, उसका नाम क्या होना चाहिए? उसका नाम होना चाहिए फर्म नेम। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप? एसेंशियल एलिमेंट क्या है? रिटन एग्रीमेंट। ऑप्शनल है, आप चाहो तो ओरल भी हो सकता है, लेकिन एडवाइस दी गई है कि भाई राइटिंग में करो, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है, तो फ्यूचर में फ्यूचर के डिस्प्यूट से बचने के लिए एडवाइजरी है कि आप राइटिंग में करो, लेकिन कंपलसरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज द बेस्ट आंसर, ये एसेंशियल एलिमेंट में आता है। तो ऑप्शन विल बी सी, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। आगे देखते हैं। पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम, तो पार्टनरशिप, ये तो क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। स्टेटस, कॉन्ट्रैक्ट, ऑपरेशन बाय लॉ, फैमिली रिलेशन। तो ऑप्शंस अलग दिए गए हैं, लेकिन क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 42। तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन विल बी कॉन्ट्रैक्ट। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म अदर देन बैंकिंग बिजनेस, तो बैंकिंग बिजनेस को छोड़ करके बाकी सारे में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए? 10, 20, 50 और 100। तो बेटा ऑप्शन विल बी बी, 20। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स यही है। आगे देखते हैं। पार्टनरशिप डीड इज, क्वेश्चन नंबर 44, मैंडेटरी, ऑप्शनल, इलीगल और वॉइड एग्रीमेंट। देखो यहाँ पर पार्टनरशिप डीड लिखा हुआ है, तो पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या हो गया? राइटिंग में होना चाहिए, जबकि अभी मैंने आपको क्या बताया? राइटिंग ऑप्शनल है, ओरल भी हो सकता है, लेकिन एडवाइजरी यही है कि आप राइटिंग में रखो। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन।
तो क्वेश्चन नंबर 44 ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन। पार्टनरशिप डीड मेनली कंटेन्स, तो पार्टनरशिप डीड में मेन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 45 राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स होते हैं, नेम ऑफ कस्टमर, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर, डिटेल ऑफ एसेट। तो नहीं, मेन इसमें होता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। ऑप्शन विल बी ए। आगे देखते हैं। LLP इज गवर्न बाय, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, सॉरी रिपीट हो गया है। LLP एक्ट है ना। LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप, कंपनी ओनली, कोऑपरेटिव ओनली। तो बेटा बॉडी कॉर्पोरेट होती है। ऑप्शन विल बी ए। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन LLP, तो LLP में कम से कम कितने लोग होने चाहिए? LLP में भी कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए। तो ऑप्शन विल बी 49 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन LLP, तो LLP में मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं? 20, 50, 100 या नो लिमिट? नो लिमिट। LLP में मैक्सिमम पार्टनर्स की कोई भी लिमिट नहीं है। तो ऑप्शन विल बी डी, नो लिमिट। LLP मस्ट हैव एटलीस्ट डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो अभी मैंने आपको बताया LLP में कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए और 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। तो यहां पर ऑप्शन विल बी बी, कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने जरूरी है, जिसमें से एक रेजिडेंट इन इंडिया होना जरूरी है। तो बच्चा पार्टी यहां पर हम लोगों का पार्टनरशिप लॉ और LLP ये दोनों सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। तो अभी हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा, एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ और पार्टनरशिप लॉ एंड LLP, इतने सारे चैप्टर्स को कंप्लीट किया है। अब अपने 2 चैप्टर्स बचते हैं, NI एक्ट और साथ में इंट्रोडक्शन टू लॉ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, फिर उसके अगले वीडियो में इंट्रोडक्शन टू लॉ, उसके बाद में हमारी तैयारी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। तो बेटा बस 2 वीडियोस आपके लिए और आने हैं, जिसमें हम लोगों का पूरा सिलेबस सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। ये ट्रस्ट है मेरा आप लोगों के लिए, तो बिल्कुल इस ट्रस्ट को तोड़ना नहीं, अच्छे से पढ़ाई करना। इस समय बेटा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करना, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेरी वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।